नमस्कार साथियों, मैं एच एस पाल आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको वीडियो पेपर सेकंड के सेकंड पार्ट को सॉल्व कराऊंगा। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको वीडियो पेपर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कराया था। वो क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और 16 तक के क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, अब 16 से आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में बोला है x के 5 बार और y के 7 बार होने का औसत 37 है। साथ ही x के 7 बार होने और y के 5 बार होने का औसत 35 है। x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें। किस तरह से देखिए सॉल्व करना है। x के 5 बार यानी x को हमें 5 बार लेना है, तो हम इसको 5x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस y को हमें 7 बार लेना है और हम इसको 7y लिखेंगे। इन दोनों का जो औसत है वो है 37। तो 37 में हम गुणा कर देते हैं 2 का, तो ये आ जाएगा आपका योग और ये हो जाएगा आपका 74। यानी 5x प्लस 7y का टोटल कितना है? इसका टोटल है 74। तो इस तरह से हम इसके टोटल को निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल हमने निकाल लिया कि इसका टोटल हो गया 74। अब आगे कहा है कि साथ ही x के 7 बार होने और y के 5 बार होने का औसत 35 है। यानी 7x करेंगे प्लस 5y करेंगे और इसका औसत दे रखा है 35। संख्या 2 है तो संख्या का गुणा करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 72। यानी 5x और 7y का टोटल कितना है? 74 है। 7x और 5y का टोटल है 70। हमें तो इसमें एवरेज दे रखा है और हम इसका टोटल कर लेते हैं। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो देखिए 5x और 7x कितने हो गए? 12x हो गए और ये भी 12y हो गए। 12x प्लस 12y और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 12 इसमें कॉमन आ जाएगा तो x प्लस y का मान हमें निकालना था। 12 कॉमन ले लिया और ये हो गया हमारा 144। 144 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 12। तो इस तरह से हमें x प्लस y का मान निकालना था। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन ऐसे हमें करना था। हमें यहाँ पर x के 5 बार और y के 7 बार का औसत दे रखा था। साथ ही x के 7 बार और y के 5 बार का औसत दे रखा था और हमें x प्लस y का मान पूछा था। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम यहां पर एक वृत्त बना लेते हैं और इस वृत्त में एक जीवा दे रखी है हमें ये, और ये इसका केंद्र है। ओ इसका केंद्र है और इसकी जो दूरी है वो कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ये हम डी मान लेते हैं और ए बी हमारी जीवा थी। ए बी क्या है? जीवा है। और ओडी क्या है? इस जीवा की केंद्र से दूरी है। हमें पूछिए कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ओ ए पूछा है। तो देखिए जब हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो ये लंब जो है जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। ये आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, जब हम किसी जीवा की केंद्र से दूरी लेते हैं तो वो हमेशा क्या होगा? हमेशा वो लंबी होता है। तो ये लंब है तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में अब देखिए ए बी जो दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 2 भागों में बढ़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? समकोण त्रिभुज में ओ ए का मान निकालना है, यानी कर्ण का मान निकालना है। तो ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया और प्लस 12 का वर्ग हो गया। ये हो जाएगा 25 और ये आ जाएगा 144। दोनों को ऐड करते हैं 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 169। हमें ओ ए निकालना है। ये तो ओ ए स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल ले लें
तो इसका वर्गमूल लेंगे और वर्गमूल कितना होगा 13 सेंटीमीटर होगा। तो केंद्र से जो दूरी दे रखी है जीवा की, उस जीवा और इस दूरी के द्वारा हम वृत्त की त्रिज्या को निकाल सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या यहां पर कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर आएगी और आपको इस तरह से इसको निकालना था। बिल्कुल आसान सा ही सवाल है, कोई भी मुश्किल इस सवाल में नहीं आनी चाहिए थी। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0 है तो 8x क्यू प्लस 18xy प्लस वाई क्यू माइनस 27 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक इक्वेशन दे रखा है और इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3 की वैल्यू दे रखी है 0 और हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है कि इस व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल क्यूब जो आप पहले से जानते हैं इसका हमें यूज करना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो व्यंजक दे रखा है वो 8x क्यूब और y क्यूब, तो हम यहाँ पर इस 2x का और y का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब इस हम इक्वेशन को लेते हैं और ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0। 3 को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 3। अब दोनों तरफ हम इसका क्यूब कर देते हैं तो 2x प्लस वाई का होल क्यूब करते हैं और राइट हैंड साइड में हम 3 का भी क्यूब कर देते हैं। अब इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर 3a स्क्वायर बी, तो 3 आता ही आता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर वाई, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हुआ। आगे है 3ab स्क्वायर, तो 3 तो आएगा ही आएगा, 2x आएगा मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 2x कितना हो गया 6x और y का स्क्वायर 6x वाई स्क्वायर और 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27। तो इस तरह से हमने a प्लस बी का होल क्यूब का यूज किया है और इसको हमने ओपन कर लिया। अब हमें इस वाली वैल्यू को मैच करना है। देखो ये वैल्यू तो हमारी मैच हो रही है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, इसको हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं 6xy, यदि हम कॉमन लें तो यहाँ पर 2x प्लस वाई बचेगा। क्या बचेगा 2x प्लस वाई बचेगा और 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 6xy इंटू 3, यानी ये हो जाएगा 18xy और इसके बाद हमारा ये कंप्लीट होगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 18xy और इक्वल है यहाँ पर 27। 27 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 18xy माइनस के 27 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और यही हमें पूछा है 8x क्यूब प्लस 18xy प्लस वाई क्यूब माइनस 27 की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना था। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है हमें। यहाँ पर जब भी हम दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लेते हैं। कैसे लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये सबसे छोटी संख्या होगी x माइनस 3/2, यानी x में से माइनस हो रहा है तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। इससे बड़ी संख्या होगी x माइनस 1, यानी x में से ये 3/2 माइनस हो रहा है 1.5 और ये 1 माइनस हो रहा है तो इससे बड़ी हो जाएगी। और इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इससे बड़ी होगी देखो ये है x प्लस 2 और इससे बड़ी संख्या है x प्लस 4 और इससे भी बड़ी संख्या है x प्लस 4 1/2।
इस तरह से हमने इन संख्याओं को आरोही क्रम में ले लिया। कैसे ले लिया है इसको? आरोही क्रम में ले लिया है। अब देखिए यहां पर जो पद है वो कितने, 1 2 3 4 5, 5 पद है। कितने पद है? 5। माध्यिका ज्ञात करनी है। n का मान कितना है? n का मान है 5 और माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो आपको ध्यान रखना है जब पदों की संख्या विषम हो, जब पदों की संख्या विषम हो तो विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। तो 5 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6। 6 में 2 का भाग देंगे तो इसका थर्ड टर्म होगा। कौन सा होगा? थर्ड टर्म होगा, तीसरा पद होगा। अब देखिए इसको हम तीसरा पद लेते हैं तो पहला पद तो ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। तो यहाँ थर्ड टर्म है, ये हो जाएगा x+2 और हमारा क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा x+2। यानी जब हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, पदों की संख्या यदि विषम है तो विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भी वैल्यू आती है उतने नंबर का हमें पद लेना है, टर्म लेना है और उसकी जो वैल्यू होगी वही हमारी माध्यिका होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस तरह से देना था। सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, उसके बाद हम पदों की संख्या को गिनना था हमें, और पदों की संख्या गिनने के बाद हमें पद बताना था तीसरा पद कौन सा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है एक व्यक्ति 3 घंटे 20 मिनट में 300 किलोमीटर चलता है, वह वापसी की यात्रा 4 घंटे 10 मिनट में तय करता है, उसकी औसत गति क्या है, उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए हमें यहां पर जाने की और आने की दोनों की गति पता हो, दोनों की चाल पता हो, क्योंकि यहां पर दूरी तो समान है, दोनों बार वो समान दूरी उसने तय की है, दोनों बार उसने समान दूरी तय की है, तो जाने की गति और आने की गति पता होनी चाहिए। तो देखिए इसकी स्पीड, जाते समय स्पीड कौन सी है? 300 किलोमीटर गया। कितनी दूर गया है वो? 300 किलोमीटर गया है। कितनी देर में गया है? 3 घंटे 20 मिनट में। कितने समय में गया है? 3 घंटे 20 मिनट। इसको हम 3 सही 1/3 लिख सकते हैं घंटे, यानी 20 मिनट को हम 1/3 घंटे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10/3 घंटे, यानी 3 घंटे 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 10/3 घंटे। 10/3 का भाग देते हैं तो ये 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, एक 0 कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी जाते समय इसकी स्पीड कितनी होगी? 90 किलोमीटर पर आवर होगी। अब आते समय कितनी होगी? आते समय उसका समय कितना है? 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट को हम 4 सही 1/6 लिख सकते हैं, यानी 10 मिनट को घंटे में बदलना है तो 10/60 लिखेंगे, 1/6 हो जाएगा। और इसको हम 25 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25/6 लिख सकते हैं कि 25/6 घंटे लगे। ठीक है ना। अब इसमें 300 में हम भाग देंगे कितने का? 25/6 का। तो 25 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 12 और 12 का गुणा 12 यहां आ जाएगा और 6 का गुणा हो जाएगा, यानी 72 किलोमीटर पर आवर। यानी इसके जाते समय की गति हमें पता चल गई और आते समय की गति भी पता चल गई, दोनों चाल हमें पता है। तो अब हमें औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल, जब दूरी समान है तो इन दोनों चालों का गुणा करेंगे हम, 90 गुणा 72 और गुणा करेंगे यहाँ 2 का, और इन दोनों चालों को जोड़ देंगे तो औसत चाल आ जाएगी। यहां पर 90 + 72 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 90 × 72 अपॉन में, ये इसको ऐड करते हैं तो 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। और इसको कैंसिल करते हैं, देखिए 9 से करते हैं तो 10 और 9 से करते हैं 1 और 8 आ जाएगा, और 8 से 4 आ जाएगा, और 4 का 10 से करते 40 और 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। तो इस तरह से हमें औसत चाल निकालनी थी। हमें जाते समय की दूरी
और आते समय की दूरी समान दे रखी है और यहां पर समय अलग अलग है, तो उसके द्वारा हमने दोनों चालों को निकाला और उसके बाद औसत चाल को निकाला था। ये था क्वेश्चन नंबर 21 और हमें इसको ऐसे करना था। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कितने समय में करते हैं? 18 दिन में करते हैं। कितने पुरुष हैं और कितने लड़के हैं? 2 पुरुष और 3 लड़के। उसी काम को 3 पुरुष और 2 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। तो एक ग्रुप है 2 पुरुष और 3 लड़कों का, वो कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेता है। इसी तरह से एक दूसरा ग्रुप है जो 3 पुरुष और 2 लड़कों का है, वो उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और हमें पूछा यहां पर 4 पुरुष और 2 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप पुरुष और लड़के की क्या करोगे, इनकी जो क्षमता है उसको निकालोगे। कैसे निकालते हैं? अब देखो पहले वाले जो ग्रुप का समय कितना है 18 का मल्टीप्लाई करो आप पुरुष में और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 36। कितना हो जाएगा? 36। दूसरा ग्रुप है उसमें समय दे रखा है 15 दिन का, उसका भी पुरुष की संख्या से मल्टीप्लाई करो। तो पुरुष की संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं दिनों में तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 45। इन दोनों का अंतर ले लेते हैं और इन दोनों का अंतर कितना आता है? 9 आता है। तो हम यहां लिखेंगे 9 पुरुष। दोबारा से इस बात को आप समझ सकते हैं। पहले वाले समय का मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले पुरुषों की संख्या में, दूसरे वाले ग्रुप के समय का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले ग्रुप की पुरुषों की संख्या में। दोनों का अंतर लेना है। इसी तरह से इस समय का मल्टीप्लाई करेंगे लड़कों की संख्या में, ये कितना हो जाएगा? 54 आ जाएगा। और दूसरे वाला जो समय है 15 दिन का, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले ग्रुप के लड़कों की संख्या में, तो ये हो जाएगा आपका 30। दोनों का अंतर लेते हैं तो ये आ जाएगा 24। कितना आएगा? 24 लड़के। तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 पुरुष 24 लड़कों के बराबर है। पुरुष मेल हो गए और लड़के यहां पर बॉय हो गए, तो इनको हम 24/9 लिख सकते हैं या हम इसको 8/3 लिख सकते हैं। 8/3 यानी 8/3 का मतलब हो गया 8:3। एक पुरुष की यूनिट है 8 और एक लड़के की यूनिट कितनी है? 3। अब हमें देखना है कार्य कितना करना है। तो सबसे पहले कार्य को निकालते हैं। कार्य तो वही है जो 2 पुरुष और 3 लड़के करते हैं 18 दिन में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कार्य तो वही है जो 3 पुरुष और 2 लड़के करते हैं 15 दिन में। तो आप किसी भी ग्रुप को लेकर चल सकते हैं। यहां 2 पुरुष हैं तो इस 2 का गुणा पुरुष की जो यूनिट है वो कितनी है? 8 प्लस लड़के कितने हैं? 3। तो 3 का गुणा करेंगे, लड़के की यहां यूनिट कितनी है? 3। और इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, किस में मल्टीप्लाई करोगे? इसके समय में। तो पहले वाले ग्रुप का समय कितना था? 18। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो ये हो गया हमारा कार्य। तो ये हो जाएगा 16 हो गया और 9 25, यानी 25 गुणा 18 ये कार्य है। अब ये कार्य किससे कराना है? 4 पुरुष और 2 लड़कों से। 4 पुरुष से कराना है और प्लस 2 लड़कों से ये पूरा कार्य हमारा संपन्न होना है। तो 4 पुरुष का मतलब 8 का गुणा करेंगे, यहां कितना हो गया? 32। 2 लड़कों का मतलब 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? यहां पर 6 हो जाएगा और 6 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 38। कितना आ जाएगा? 38। तो देखिए समय निकालना है। समय बराबर होगा यहां पर कार्य बटे क्षमता। अब कार्य कितना है? 25 गुणा 18 और जो पुरुष है 4 पुरुष और 2 लड़के, इनकी जो पूरी यूनिट है वो कितनी है? इनकी क्षमता है वो है 38। तो देखो 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9 और 2 से करेंगे हो जाएगा 19।
अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 में भाग देंगे 19 का, 19 का भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, तो यहां पर बचते हैं 3, एक बार जाएगा और 16/19 आ जाएगा, और ये हमारा 11 से ही 16/19 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को निकालना था। देखिए 2 पुरुष और 3 लड़के किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि दूसरा ग्रुप 3 पुरुष और कितने लड़कों का है, 2 लड़के हैं, उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो हमें एक पुरुष की और एक लड़के की क्षमता का रेशियो निकालना है। वो रेशियो आता है यहां पर 9:3। इसके द्वारा हम कार्य निकालते हैं। कार्य निकालने के बाद हम क्षमता निकालते हैं कि किस क्षमता से हमें पर डे कार्य करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 10 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त है, उसमें सबसे बड़ा हमें वर्ग बनाना है और उस वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अर्धवृत्त, आधा वृत्त क्या है, आधा वृत्त है, तो ये एक अर्धवृत्त है। क्या है ये, एक अर्धवृत्त है, और इस अर्धवृत्त में हमें वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो आप देखिए वर्ग के लिए ध्यान रखें कि ये मान लो सेंटर है, क्या है, केंद्र है। तो इस केंद्र से दोनों तरफ इस वर्ग की जो डिस्टेंस है ना, वो इक्वल होगी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये बराबर होगी। ये हो गया हमारा केंद्र O। ये A है, B है, C और D। हमने इस O को मिलाया किससे, A से मिलाया, और इस पूरी दूरी को हम इसकी भुजा को, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होंगी, हमने इस भुजा को कितना मान लिया, x मान लिया। तो ये वाला भाग x/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तो आधा भाग है ना, भुजा का आधा भाग है, x/2 हो जाएगा। और ये यहां पर क्या करता है बताओ, 90 डिग्री का कोण बनता है, वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब समकोण त्रिभुज में ये जो है क्या है, त्रिज्या है। अब त्रिज्या का हमें मान निकालना है, तो यहां निकाल लेंगे OA²। क्या करेंगे यहां पर, OA² निकालेंगे, और ये कितना हो जाएगा, x/2 का स्क्वायर प्लस x²। कोण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, 10 का वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं हम x²/4, और ये हो जाएगा हमारा x², और इसको हम 100 लिखेंगे, और इसको हम 5x²/4 लिख सकते हैं। हमें x² का मान निकालना है। तो देखिए x² बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 बार, और 4 का गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा इस x² का मान। और हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना था, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी है इसकी, x है, तो यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को हम निकालेंगे, और इसका मान इस क्वेश्चन में कितना आया है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन और उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिए गए आंकड़ों में यदि 22 के स्थान पर 52 को शामिल कर लिया जाए तो माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये देखो, ये हमें आंकड़े दे रखे, इनकी हमें माध्यिका निकालनी है। फिर हम 22 की जगह पर 22 की जगह पर 52 रख लेते हैं, और उसके बाद जो माध्यिका आएगी, पहली वाली माध्यिका और इस दोबारा वाली माध्यिका, दूसरी वाली माध्यिका का अंतर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। अब माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को हमें आरोही क्रम में रखना होता है। तो इसमें हम जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको आरोही क्रम में लिखते हैं।
तो सबसे पहले इसमें 8 आएगा और 8 के बाद में आ जाएगा 15 और 15 के बाद 18 आ जाएगा। ये आगे 18 आ गया, 8 आ गया। उसके बाद है 22, 22 के बाद 26 और 32। ये हमारी संख्याएं हैं। इनको हमने आरोही क्रम में लिख लिया। 8 लिख लिया, 15 लिख लिया, 18 लिख लिया, 22 लिख लिया, 26 लिख लिया और 32 लिख लिया। ये आरोही क्रम में हमने इनको लिखा है। अब देखिए पदों की संख्या गिनते हैं। ये पद कितने हैं? यहां पर ये 2, 4 और 6 पदों की संख्या कितनी है? 6। जब पदों की संख्या इवन होती है तो उस समय आपको ध्यान रखना है इसकी जो माध्यिका होगी, माध्यिका कौन सी होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना कैसे निकालते। 6 में आप 2 का भाग दीजिए, तीसरा पद, और तीसरा पद कौन सा है यहां पर? 18। और अगला पद 22, और इन दोनों का भाग देंगे, इन दोनों के योग में हम 2 का भाग देते हैं, तो इसके बाद में ये 40 और कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये तो भाई 40 हो जाएगा टोटल। 40 को 2 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। यानी जब पहली बार हम इन आंकड़ों की माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका कितनी आती है? 20 आ जाती है। चलो ये तो हो गई पहली माध्यिका। अब कहा है 52, यदि 22 के स्थान पर ले लें तो माध्यिका कितनी आएगी? तो देखो 22 को यहां से हटा देते हैं हम, ये तो हटा दिया। अब इसको हटाने के बाद 52 को लेना है, तो 52 तो लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा? 52 आ गया। अब माध्यिका निकालें तो वही बात है, पदों की संख्या तो उतनी है, 6 ही है, तो 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 और 4 यानी तीसरे और चौथे पद को हमें लेना है। तो नई माध्यिका जो आएगी, न्यू जो इसका मीडियन रहेगा वो क्या रहेगा? तो वो पहला हमारा तो 18वां पद, 18 हो जाएगा, और उसके बाद 26/2 तीसरा पद प्लस चौथा पद बटे में 2 करेंगे, और ये हो जाएगा 44, और 2 से भाग देंगे तो 22 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर पूछा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना हो रहा है? वो होता है 2। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें केवल इतना सा करना था, सबसे पहले दिए हुए आंकड़ों की माध्यिका निकालनी थी, उसके बाद हमें 22 की जगह पर क्या रखना है? 52 रखना है। उसके बाद हमें माध्यिका निकालनी है, और उसके बाद माध्यिका जो निकल के आती है वो कितनी आती है? 22 निकल के आती है, और दोनों का अंतर लेना है। तो इन दोनों माध्यिकाओं का अंतर आता है 2, और आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 25, आंकड़ों का माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हमें यहां पर कुछ आंकड़े दे रखे हैं, और इन आंकड़ों की सहायता से हमें माध्यिका निकालनी है, और माध्यिका निकालने के बाद हमें माध्य विचलन निकालना है। तो देखिए माध्यिका के लिए सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा जो नंबर है वो है 2, दूसरा भी 2 है, और तीसरा नंबर 4 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा। इस तरह से हमने इन आंकड़ों को, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लिया है। पदों की संख्या कितनी है? 2, 4, 6 और 7 है, यानी n का मान यहां पर 7 है। अब देखिए इसकी माध्यिका होगी 7 + 1, यानी पदों की संख्या यदि विषम है उसमें 1 जोड़ेंगे, पदों की संख्या 1 जोड़ने के बाद 8 हो जाएगी, 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी हमारा इसका 4th टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा? 4th टर्म होगा, चौथा पद होगा। चौथा पद कौन सा है? यहाँ पर 5 है, तो इसकी माध्यिका हो जाएगी यहाँ पर 5, यानी इन आंकड़ों की माध्यिका आ गई 5। अब इसके बाद हमें इसमें माध्य विचलन निकालना है। क्या निकालना है? माध्य विचलन। तो देखिए माध्य विचलन के लिए आपको समझना है, यहां पर माध्यिका में से इन सभी टर्म को माइनस करना है, और जो डिफरेंस आएगा वो प्लस में ही लेना है। तो 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 3 बचता है, 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 3 बचता है, प्लस 5 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 1 बचता है, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 बचेगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 बचेगा,
5 में से 7 माइनस करेंगे तो बचता है 2, और 5 में से 8 माइनस करेंगे तो बचता है माइनस का 3 बचता है, लेकिन यहां पर प्लस का 3 लेना है। किसका लेना है? प्लस का ही हमें 3 लेना है। यदि माइनस आ रहा है तो उसे मॉडुलस की वजह से, ये सभी मॉडुलस में आते हैं तो इनको आपको प्लस में लेना है, ये ध्यान रखना है। तो ये सारा, और ये संख्या कितनी हो गई? 7। तो देखो 6, 7 और 5, ये टोटल होता है 12, और 12/7 का मतलब हो गया हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? x² प्लस 1/x² का मान निकालना है। तो देखिए यहां पर हम x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 लिखेंगे। इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो x² प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 4x। x से भाग दे देते हैं तो x से भाग देंगे तो ये x हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। इसको भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम यहां पर इसको लिख लेते हैं। x प्लस 1/x इक्वल कितना आ गया? 4। अब हमें मान किसका निकालना है? x² प्लस 1/x का मान निकालना है। तो देखिए इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, x प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे, और यहां भी हम स्क्वायर कर देते हैं। वैसे आप सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं। यदि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कोई भी दे रखी है और आपसे x² प्लस 1/x² का मान पूछा है तो आप p² माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर हम x² प्लस 1/x² का मान निकालें तो ये 4 का वर्ग माइनस 2 हो जाएगा, यानी 16 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। आंसर इसका आ जाएगा। या फिर इसको देखो स्क्वायर कर सकते हैं, x² प्लस 1/x² प्लस 2 1/x इंटू x आ जाएगा, और ये हो जाएगा 16। ये कैंसिल हो जाएगा तो x² प्लस 1/x² इक्वल 16। 16 माइनस 2 आ जाएगा, और इसका मान आता है 14 ही इसका मान आता है। तो इस तरह से आपको इस सवाल को करना है। ये अलजेब्रा में से क्वेश्चन लिया हुआ था। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक वर्ग के परिमाप और एक वृत्त की परिधि के मान बराबर है। वर्ग का परिमाप, यदि वर्ग की भुजा a है, वर्ग की भुजा a है तो परिमाप कितना हो जाएगा? वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, यानी 4a। भुजा इसकी a है तो परिमाप कितना हो जाएगा? 4a। और वृत्त की परिधि का मान बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि जो होगी, ये परिधि हो जाएगी 2πr। कितनी हो जाएगी? 2πr। इसका मतलब हमें परिमाप और परिधि को बराबर दे रखा है, तो यहां पर हम 4a को बराबर लिख सकते हैं 2πr के। तो यहां पर a का मान हम निकालें तो ये आपका देखिए 2πr/4 आ जाएगा, और इससे ये 2r कैंसिल हो जाएगा, πr/2 आ जाएगा। आगे पूछा वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और रेशियो निकालना है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr² होता है। अब यहां पर एक की वैल्यू πr/2, πr/2 का स्क्वायर लिखना है हमें, और ये रेशियो रहेगा πr²। इसको हम π² r²/4 और रेशियो लिख सकते हैं πr²। r² से r² कैंसिल हो गया, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा π/4। तो ये रहेगा हमारा आंसर π/4, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 27 को निकालना था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 में देखें, यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, उसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। यदि हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है तो ये होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ हो जाएगी इनटू हाइट। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यहां पर हम 2 लेंगे और इसमें 30 और 20 को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 40 का, तो ये तो हो जाएगा 50, 50 का डबल कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। 100 का गुणा 40 से करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4000 मीटर स्क्वायर, 4000 मीटर स्क्वायर, और हमारा आंसर हो जाएगा बी सही। इस तरह से हम इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब हम त्रिभुज एबीसी में एमएन पैरेलल है बीसी के और चतुर्भुज एमबीसीएन का क्षेत्रफल 130 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ए एन और एन सी, यहां पर ये एन सी रहेगा, एन सी, क्योंकि त्रिभुज एबीसी आ रहा है, तो त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दे रखा है हमें इस तरह से भाई, इस त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज में ये पैरेलल है। क्या पैरेलल है भाई? एम एन पैरेलल है। किसके पैरेलल है? बीसी के समांतर है। ये दोनों समांतर हैं। उसके बाद हमें एम बी सी एन का क्षेत्रफल दे रखा है। एम बी सी एन का इसका क्षेत्रफल 130 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें पूछा क्या है? इसका क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज एम ए एन का, एम ए एन का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए, इस तरह का कोई त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें 2 भुजाएं ये समांतर हैं, तो त्रिभुज ए बी एन और त्रिभुज ए बी सी दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों जो है समरूप त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। और समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफलों का जो रेशियो होता है वो इनकी भुजाओं के वर्गों के रेशियो के बराबर होता है। तो इसका रेशियो, तो इसका क्षेत्रफल मान लिया हमने x है, अपॉन में इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा? इस पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा x प्लस 130। भाई x तो इसका आ गया और 130 इसका आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे। बराबर में क्या होगा? बराबर में यहां पर आ जाएगा, इन दोनों की भुजाओं में रेशियो क्या है? 4 और 5 का। कितने का है भाई? 4 और 5 का है। तो यहां पर 4 का स्क्वायर लिखेंगे और यहां पर इस पूरी भुजा कौन सी हुई? AC। तो 4 और 5 कितना हो गया? 9, 9 का स्क्वायर लिखेंगे। तो एक तरह से हम यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन एक्स प्लस 130, और ये हो जाएगा 16 अपॉन 81। कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 81। अब थोड़ा सा सावधानी से यहां पर काम करें। इस x की वैल्यू कितनी है? 16 है। और ये क्या है? ये 81 है, इसमें 16 भी ऐड है, तो हम इसमें से 16 यूनिट माइनस कर देते हैं। यानी 81 में से हम 16 माइनस करते हैं, तो ये कितना बचेगा? 81 में से हम 16 माइनस करते हैं तो ये बचेगा आपका 65। कितना बचेगा? 65। तो इसका मतलब ये हो गया 65 यूनिट का मान, 65 यूनिट का मान कितना है? 130 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2। और हमें निकालना है कितने का? 16 यूनिट का मान निकालना है, तो 16 में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 32 और हमारा आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। इस तरह से देखिए, सीधी सी बात है, यहां पर एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी। इस त्रिभुज में बीसी जो है एमएन के पैरेलल है, तो इस त्रिभुज में
त्रिभुज AMN और त्रिभुज ABC दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, और समरूप त्रिभुज में त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो रेशियो होता है वो भुजाओं के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर हमने ABC का क्षेत्रफल मान लिया x, तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x प्लस 130 हो जाएगा। अब इस भुजा को बांट रखा है 4 और 5 के अनुपात में, तो भुजा का वर्ग यानी इस वाली भुजा का वर्ग करेंगे 4 का वर्ग, इस पूरी भुजा का वर्ग करेंगे तो 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 का वर्ग करेंगे, यानी ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 130 बराबर हो जाएगा 16/81। इसका मतलब ये हो गया कि x का मान 16 यूनिट है, लेकिन इस पूरे का मान कितना दे रखा है, 81 दे रखा है। हम इस पूरे में से 16 माइनस करेंगे तो इस भाग की यूनिट कितनी आ गई, इस भाग की आ गई यूनिट 65। 65 जब इसकी यूनिट है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 130, और इसकी यूनिट कितनी है, 16, तो 16 यूनिट होंगी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 30 था, और अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये आगे पीछे क्वेश्चन हो गए तो आप इसका ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है, हमने 30 पहले सॉल्व कर लिया है। तो इसमें देखें, एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात 3:4:5 है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है। जब त्रिभुज की भुजाओं का हमें रेशियो दे रखा होता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बड़ी भुजा है यहां पर 5, तो ये छोटी भुजाएं कितनी है, 3 और 4 है। ध्यान रखिए, यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो हमेशा न्यून कोण त्रिभुज होता है। यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है तो हमेशा अधिक कोण त्रिभुज होता है। यहां पर बड़ी भुजा कितनी है, 5, यानी 5 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 25। छोटी भुजाओं का वर्ग करते हैं 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और ये हो जाएगा 9 प्लस 16, यानी ये आता है आपका 25, तो ये भी इन दोनों का टोटल भी 25 आता है। यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो निश्चित ही हमारा ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो ऐसे हमें इस सवाल को सॉल्व करना था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x प्लस ky इक्वल 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई हल विद्यमान नहीं है। देखिए, जब दो समीकरण दे रखे होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होते हैं, तो पहला लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस ky इक्वल 1 और दूसरा है 3x माइनस 5y इक्वल 7। दो समीकरण हमें दे रखे, इन दोनों समीकरणों का कोई हल विद्यमान नहीं है, तो हमें k का मान निकालना है। तो ध्यान रखिए, यहां पर इस समीकरण a में a1 का मान कितना है 2, x का कोफिशिएंट a1 होता है गुणांक जो है, और b1 का मान कितना है k है, और c1 का मान कितना है 1 है। ये c1 का मान हो गया, ये b1 का मान हो गया, और ये a1 का मान हो गया। इसी तरह से हम दूसरे समीकरण में निकालें तो a2 का मान आ जाएगा 3 और b2 का मान आ जाएगा माइनस के 5 और c2 का मान आ जाएगा यहां पर 7। तो दोनों समीकरणों से हमने x और y के गुणांक और c की वैल्यू निकाल ली। अब हमें यहां पर एक कंडीशन दे रखी है, इन दोनों समीकरणों का कोई हल विद्यमान नहीं है। जब कोई हल विद्यमान नहीं होता है तो हमेशा a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2। यहां पर मान रखिए, a1 का मान क्या है 2 है, a1 का मान क्या है 2 है, और a2 का मान 3 है, b1 का मान k है, और b2 का मान -5 है। हमें इसको रखने की जरूरत नहीं है, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और यहां 3 आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा k।
यानी -k10/3, -k10/3 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 31 को करते हैं। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पहले हम क्वेश्चन को कर चुके हैं 29 और 30 को। अब इसमें दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या r है और परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, तो इन दोनों में अनुपात 1:2 होता है। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में अनुपात 1:2 होता है। हमें यहां पर परिवृत्त की त्रिज्या 8 दे रखी है, यानी 2 यूनिट का मान कितना है, 8 है। तो यहां 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी यहां पर हमें पूछा है अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इस तरह से हमने पेपर नंबर 2 के सेकंड पार्ट में जो 16 क्वेश्चन दिए थे उनको सॉल्व किया है। यानी एक पेपर में 32 क्वेश्चन थे, पहले पार्ट में हमने 16 क्वेश्चन किए, दूसरे पार्ट में भी हमने 16 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस तरह से हमारा पेपर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।